हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब कुछ बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकाल के बैठ जाओ विद अ रफ नोटबुक, क्योंकि जो भी मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगी आपको साथ साथ करनी है, तभी प्रैक्टिस होगी, राइट। एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज वो वीडियो को देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। Electricity and magnetism were considered separate and unrelated phenomena for a long time। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मतलब फिजिक्स की इतनी बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी और इतनी ही बड़ी ब्रांच है मैग्नेटिज्म, बट दोनों के दोनों क्या थे, अनरिलेटेड थे। मतलब हमें ये तो पता था कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, हमें ये भी पता था कि मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करना है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना कि ये दोनों फिनोमिना तो 2000 ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। बट लगभग 200 साल पहले ही हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से कनेक्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा। In the early decades of the 19th century, experiments on electric current by Ørsted, Ampere, and a few others established the fact that electricity and magnetism are interrelated। तो जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, जैसे ऑर्स्टेड है ना, इसका नाम आपने सुना है, एम्पियर, और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अभी हम पढ़ेंगे फैराडे के बारे में। तो ये सब जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और कंक्लूजन में इनको यही पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है, रिलेटेड है। दे फाउंड दैट, इन्होंने क्या पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, दैट द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक चार्ज है क्यू, है ना, वो मूव कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड इन इट्स विसिनिटी। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जब हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, तो यही पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और उसके पास हमने एक कंपास रख दिया, तो वो क्या करेगा, उस कंपास की नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। उसके विसिनिटी में रखने का मतलब यही है कि उसके पास रख दिया, उसके आसपास के एरिया में रख दिया, तो वो नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। अब कंपास की नीडल अगर डिफ्लेक्ट करती है, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि वहां आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बट वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, वहां पे तो सिंपल एक कंडक्टर था जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। तो हमको इन्हीं एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है किसी कंडक्टिंग वायर में, तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। समझ आई बात? दिस नेचुरली रेजेस द क्वेश्चंस लाइक, इज द कन्वर्स अफेक्ट पॉसिबल। कन्वर्स अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमको ये तो पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो ये इसका मतलब है कन्वर्स इफेक्ट की उल्टी चीज क्या पॉसिबल है। तो ये इस चैप्टर में देखेंगे कि यस इट इज पॉसिबल। इसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, अभी पढ़ेंगे। कैन मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट्स। तो अगर मूविंग चार्जेस, मतलब अगर चार्ज मूव कर रहे हैं, तो वो अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो क्या जब मैग्नेट मूव करता है तो क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर पाता है? डज द नेचर परमिट सच अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? द आंसर इज रिसाउंडिंग यस। तो इसका आंसर है यस, कि हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। The experiments of Michael Faraday in England and Joseph Henry in USA, conducted around 1830, demonstrated conclusively that electric currents were induced in closed coils when subjected to changing magnetic fields। तो हमारे पास दो हमें फिजिसिस्ट के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। एक है माइकल फेराडे, ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। दूसरे क्या है, जोसेफ हेनरी, उन्होंने यूएसए में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया।
क्या उन्होंने करा, दैट इलेक्ट्रिक करेंट्स जो थे, इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, ठीक है, आप जहां पे भी इंड्यूस वर्ड आएगा तो आप उससे इसको ही रिलेट कर लो कि इसका मतलब है प्रोड्यूस होना। तो इलेक्ट्रिक करेंट्स वर इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड कॉइल्स, जब हमारे पास क्लोज्ड कॉइल होती है ऐसे करके, कोई भी शेप की हो सकती है कॉइल, तो क्लोज कॉइल व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में ये कंक्लूड किया कि हमारे पास एक क्लोज्ड कॉइल है, ठीक है, इस क्लोज कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दे दे, पर वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, ये हमारी स्पेशल कंडीशन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हो गया ना कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल। So in this chapter, we will study the phenomena associated with changing magnetic field and understand the underlying principles. तो इस चैप्टर में हम changing magnetic fields मतलब magnetic field कैसे change हो रही है इसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, मतलब EMF भी इंड्यूस होगी, करंट भी इंड्यूस होगा, तो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस एंड इंड्यूस हो रही है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। The phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field is appropriately called the electromagnetic induction। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका इसकी डेफिनेशन यही है, द फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, बाय वैरिंग, वैरिंग का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, वैरिंग चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसी फिनोमिना को, जिस फिनोमिना में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा होता है, बाय वैरिंग मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो उसकी वजह से कॉइल में, क्लोज्ड कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसी फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। सो when Faraday first made public his discovery that relative motion between a bar magnet and a wire loop produced a small current in the latter, he was asked what is the use of it. His reply was what is the use of a newborn baby. Okay, तो जब उन्होंने ये डिस्कवरी करी फैराडे ने कि जब हमारे पास बार मैग्नेट है तो वो मूव कर रहा है, तो अगर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, अगर ये मूव कर रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, और यहाँ पे हमने एक कॉइल रख दी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बार मैग्नेट मूव कर रहा है तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना। अब यहाँ अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बट अगर वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो सब लोगों ने पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इट, कि इस चीज का यूज क्या है, तो उन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, सरकास्टिकली बोला। सो द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट मियरली of theoretical or academic interest but also of practical utility, मतलब इसकी जो practical applications है वो बहुत ज्यादा हैं। Imagine a world where there is no electricity, क्या हम एक ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर 2 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए तो कितनी हफड़ा तफरी मच जाती है, और वो भी इतनी गर्मियों के टाइम पे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो लाइफ पॉसिबल लगती ही नहीं है अब, राइट। No electric lights, no trains, no telephones, and no personal computers. The pioneering experiments of Faraday and Henry have led directly to the development of modern day generators and transformers. तो बेटा जो हेनरी और फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे ना, तो उनके कंक्लूजन से, जो भी उनका कंक्लूजन निकला उसी से ही जो है हम जनरेटर और ट्रांसफार्मर बना पाए, ठीक है, मतलब जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही एसोसिएटेड है। तो अगर हेनरी, जोसेफ हेनरी और फैराडे, माइकल फैराडे, अगर वो एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूड नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते और कोई कंक्लूजन नहीं आता, तो हम जनरेटर और ट्रांसफार्मर कभी बना ही नहीं सकते थे, ठीक है, मतलब बनते तो ऑब्वियसली वो नहीं करते तो कोई और कर देता, बट उनकी डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। Today's civilization owes its progress to a great extent to the discovery of electromagnetic induction. Okay, so
अब हमने जब इतनी तारीफ कर दी है ना, पूरा समा बांध दिया है कि फराडे के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, तो वो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सो द ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फराडे एंड हेनरी, कि उनके एक्सपेरिमेंट्स आखिरकार में थे क्या, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इतनी बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, वो क्या हुई, बनी। So, the discovery and understanding of electromagnetic induction are based on long series of experiment carried out by Faraday and Henry. तो बेसिकली हम इस सेक्शन में 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जो माइकल फैराडे ने कंडक्ट किए थे, ठीक है, जिसका मतलब 3, आपको 3 भी पता होंगे तो वो सफिशिएंट है, वही 3 ही आते हैं आपके पेपर में और उतने से ही एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है। सो वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट 6.1, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे पहले तो आप ये देखो, इसकी फिगर है ना आपकी बुक में, एक्सपेरिमेंट 6.1 की फिगर है, फिगर 6.1। क्या है इस फिगर में, यहाँ पे एक कॉइल रखी है, ये एक कॉइल सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, तो ये तो सर्कुलर कॉइल हो गई यहाँ पे, और ये पीछे क्या है, पीछे उसके नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब उसमें टर्न्स है ऐसे करके, ठीक है, तो ये सर्कुलर कॉइल है हमारी C1। इस सर्कुलर कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे ये जो G लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैसा डिवाइस होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट, कि करंट है सर्किट में या नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख दिया है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया है जिसके पोल्स हैं, एक है एन पोल और दूसरा क्या है, साउथ पोल। आई थिंक इतनी क्लियर है पूरा डायग्राम। तो अब एक बार समझते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। सो फिगर 6.1 जो अभी हमने फिगर देखी, शोज अ कॉइल C1, एक कॉइल है C1, समझ गए आप, कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर G, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, जो जिसको हमने G से रिप्रेजेंट किया है। सो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, the pointer in the galvanometer deflects, indicating the presence of electric current in the coil. तो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था माइकल फैराडे का। क्या एक्सपेरिमेंट था कि ये जो बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है, इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करता है जब सर्किट में करंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर सर्किट में करंट प्रेजेंट नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब ये देखो, ये कॉइल है, इस कॉइल, ये कंडक्टिंग कॉइल है, इसको हमने किसी बैटरी के साथ तो कनेक्ट किया नहीं जो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। आपको यहाँ पे कहीं बैटरी दिख रही है? नहीं है। यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर रखा है, गैल्वेनोमीटर से थोड़ी ना यहाँ पे वोल्टेज जा रही है, वो तो सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है कि करंट है सर्किट में या नहीं है। तो जब इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं हम कॉइल की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग गई, जो कि ये बात को साबित करती है कि इस सर्किट में क्या है, करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। तो इसी को ही हम इंड्यूस्ड करंट के नाम से कहते हैं। सो दोबारा देखते हैं, अब मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ठीक है। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, इंडिकेटिंग, जो इस बात को इंडिकेट करती है दैट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, कि हमारी जो कॉइल है उसके अंदर एक करंट क्या हो गया है, प्रोड्यूस हो गया है या फिर इंड्यूस हो गया, ठीक। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार मैग्नेट इज इन मोशन। अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो डिफ्लेक्शन है ना गैल्वेनोमीटर का, ये सिर्फ तभी तक ही लास्ट करता है, मतलब इसकी नीडल सिर्फ तभी तक डिफ्लेक्ट करती है जब ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है। जैसे ही ये बार मैग्नेट यहाँ पे आके मान लो रुक गया, तो ये डिफ्लेक्ट करना बंद कर देगी, है ना। समझ गए इतनी सी बात को। The galvanometer does not show any deflection when the magnet is held stationary, मतलब अगर मैग्नेट मूव कर रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, डजेंट मैटर, तभी गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैग्नेट ने मूव करना बंद कर दिया, मतलब वो स्टेशनरी हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। समझ गए इस बात को। When the magnet is pulled away from the coil, the galvanometer shows deflection in the opposite direction, which indicates reversal of the current's direction. Okay, अब देखो, मानो कि जब मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा था, इस तरफ, तो ये गैल्वेनोमीटर है, तो इस गैल्वेनोमीटर की नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है।
जैसे ही मैग्नेट इस तरफ मूव करने लग गया, मतलब हम इसको इधर ले गए अब, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन थी ना गैल्वेनोमीटर की, वो डिफ्लेक्ट तो कर रहा था बट दूसरी साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करती है कि मानो कि जब गैल्वेनोमीटर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है। बट जब हम मैग्नेट को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल दूसरी तरफ में डिफ्लेक्ट करने लग गई, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, अब मतलब चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर में। बट इस जब नॉर्थ इस तरफ आ रहा है तो राइट साइड में अगर डिफ्लेक्शन हो रही है, तो जब नॉर्थ दूर जाएगा तो दूसरी तरफ में डिफ्लेक्शन होगी, विच इंडिकेट्स कि जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है हमारे इस सर्किट में। अंडरस्टूड? Moreover, the south pole of the bar magnet is moved towards or away from the coil. The deflection in the galvanometer are opposite to that observed when the north pole for the similar movements. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब नॉर्थ जो था बार मैग्नेट का, वो जैसे मूव कर रहा था तो गैल्वेनोमीटर में जिस साइड डिफ्लेक्शन हो रही थी, तो जब साउथ को उसकी तरफ लेके आएंगे ना तो गैल्वेनोमीटर में दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगी, डिफ्लेक्शन तो होगी ही होगी बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फर्दर द डिफ्लेक्शन and hence current is found to be larger when the magnet is pushed towards or pulled away from the coil faster. तो अगर मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कर रही हूँ कुछ वेलोसिटी v से, है ना, अगर इस वेलोसिटी को, तो इसमें करंट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है मान लो I1, v1 वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही v जो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर देंगे, मतलब अगर v2 वेलोसिटी से मूव करेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट मूव कर रहा है। करंट तो प्रोड्यूस होगा ही अगर बार मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल की तरफ या कॉइल से अवे, बट करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी अगर ये और ज्यादा तेज मूव करने लग जाएगा तो, ठीक है। Instead, when the bar magnet is held fixed and the coil C1 is moved towards or away from the magnet, the same effects are observed. अच्छा, अब क्या करो, अब आप बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दो बट कॉइल को मूव करा लो आगे या पीछे, तो भी यही होगा, तो भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, हम मैग्नेट को मूव करा रहे थे आगे या पीछे तो फिर करंट इंड्यूस हो रहा था कॉइल में। बट अब आप ऐसा करो कि मैग्नेट को स्टेशनरी रख के यहाँ पे रेस्ट पे रख के कॉइल को मूव करा लो आगे पीछे, तब भी सेम बात है, ठीक है, तब भी करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर। It shows that it is the relative motion between the magnet and the coil that is responsible for the generation of electric current in the coil. तो इसका मतलब है कि सिर्फ मोशन से काम नहीं चलेगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब दोनों में से एक चीज मूव करनी चाहिए, एक को हम स्टेशनरी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा सर्किट में, कॉइल में, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। ऑलराइट, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे, पहले इसकी फिगर देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है, दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल है C1, एक कॉइल है C2, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ टर्न्स है। C1 कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया और C2 कॉइल को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। समझ आ रही है बात, मतलब ये बैटरी है तो इसमें ऑटोमेटिकली करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट डायग्राम क्लियर है, अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। सो इन फिगर 6.2 the bar magnet is replaced by a second coil C2 connected to a battery. हमने पिछले वाले 6.1 एक्सपेरिमेंट में हमारे पास बार मैग्नेट था, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट को हमने कॉइल C2 से रिप्लेस कर दिया जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। The steady current in the coil C2 produces a steady magnetic field. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट आएगा पहले यूज में, मान भूल जाओ ये वाली कॉइल एग्जिस्ट करती है C1, आप सिर्फ C2 को देखो। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता था कि जब एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें यही लिखा है यहाँ पे इन्होंने कि द स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूसेस अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, कि जो C2 में करंट फ्लो कर रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एज कॉइल C2 इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल C1, अब हम क्या करते हैं, पिछले वाले केस में हमने मैग्नेट को मूव कराया था, अब हम इस पूरी कॉइल को ही मूव कराते हैं C1 की तरफ, ठीक है।
द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। तो जब हम कॉइल C2 को, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि हमने एक बैटरी कनेक्ट करी थी और उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही कहता है। तो अगर हम उस कॉइल C2 को C1 की तरफ मूव करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है तब भी क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो C1 के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा था तब भी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। So this indicates that electric current is induced in the coil C1। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी coil C1 थी उसके अंदर फिर से एक करंट इंड्यूस हो गया, बट अब की बार ये करंट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड coil C2 में प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने चेंज किया, क्योंकि हम coil C2 को मूव करा रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ C1 coil में करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, when C2 is moved away, तो फिर सेम जैसे वो मतलब एक मैग्नेट ही बन गया वो बेसिकली। तो जब C2 को दूसरी तरफ मूव करा रहे हैं, सो द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन अगेन, बट दिस टाइम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर से डिफ्लेक्शन शो करिए, बट दूसरी डायरेक्शन में शो करिए। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉइल C2 इज इन मोशन। ये डिफ्लेक्शन भी कब तक लाइक लास्ट कर रही है, करंट मतलब फ्लो कर रहा है हमारे कॉइल C1 में, जब तक C2 मोशन में है। जैसे ही C2 रुक जाएगी, ठीक है, तो चाहे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बट स्टिल जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो C1 में वो बंद हो जाएगा। When the coil C2 is held fixed and C1 is moved, अब क्या करते हैं, जो दूसरी वाली कॉइल थी C2 उसको फिक्स करके C1 को मूव कराते हैं, तब भी क्या होगा, सेम चीज होगी, हमारी फर्स्ट कॉइल C1 में डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, द सेम इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व अगेन, इट इज रिलेटिव मोशन। तो फिर से ये रिलेटिव मोशन है, सिर्फ मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन मतलब दोनों कॉइल्स में से एक कॉइल को मूव करना है तो ऑटोमेटिकली C1 कॉइल में एक करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा बिटवीन द कॉइल्स, एंड दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। आई होप दैट्स क्लियर। तो दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपको क्लियर है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3 यहाँ पे देखो आप पहले। एक्सपेरिमेंट 6.3 में क्या है, यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, C1, दो कॉइल्स ही हैं, एक C1 है एक C2 है। C1 कॉइल ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, C2 कॉइल ये बैटरी, और यहाँ पे एक की लगा दिया है हमने। ठीक है, फिगर देख लेना एक बार। सो द अबव टू एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व्ड relative motion between a magnet and a coil and between the two coils respectively. Through another experiment, Faraday showed that this relative motion is not an absolute requirement. तो अभी तक हमने जो भी दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े उसमें हमने रिलेटिव मोशन का जिक्र किया, मतलब रिलेटिव मोशन मतलब दोनों में से एक कॉइल मूव करेगी तभी जो फर्स्ट कॉइल है उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, बट फ्राडे का जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को खारिज करता है। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो, कैसे करता है ये देखते हैं। So figure 6.3 shows two coils C1 and C2 held stationary। यहाँ पे दो coils है C1 and C2, दोनों की दोनों stationary है, मतलब रुकी हुई है, अभी कोई सी भी मूव नहीं कर रही है। Coil C1 is connected to galvanometer G while the second coil C2 is connected to a battery through a tapping key K। है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पूरी फिगर कि कैसे है। It is observed that galvanometer shows a momentary deflection when the tapping key is pressed. The pointer in the galvanometer returns to zero immediately if the key is held pressed continuously. There is no deflection in the galvanometer। इसका मतलब ये है, देखो कि एकदम से अगर की प्रेस कर दी हमने, है ना, एकदम से की प्रेस कर दी तो क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज हो गया तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लग जाएगा, है ना, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए मतलब इंस्टेंटेनियस इंड्यूस करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट वो ये बात जरूर कहता है कि अगर इस की को बहुत देर तक कॉन्टिन्यूसली प्रेस किया हमने तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो मतलब अगर सिर्फ टैप कर दिया तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी डिफ्लेक्शन होगी, बट अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक हमने प्रेस करे रखा तो क्या होगा, मतलब अगर लॉन्ग टाइम तक प्रेस करा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो गई है,
बट वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्टेडी हो गई है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, इस जिसकी वजह से यहाँ करंट इंड्यूस नहीं हो पा रहा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस कॉइल में वो वैरिंग होनी चाहिए, मतलब वो टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब ये बहुत देर तक प्रेस्ड है, कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, ठीक। सो यहाँ पे यही लाइन बोली गई है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द की इज रिलीज। फिर से जब की को रिलीज कर दिया मतलब सर्किट ओपन हो गया, सो अ मोमेंटरी deflection is observed again but in the opposite direction. It is also observed that the deflection increases dramatically when an iron rod is inserted into the coils along their axis. तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम आयरन की रॉड को अगर उसके अंदर इंसर्ट कर दे कॉइल में तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये अभी आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो आई होप कि ये 3 एक्सपेरिमेंट्स जो थे ये आपको क्लियर है। फर्स्ट वाला भी जिसमें हम बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे, सेकंड वाला जिसमें हम दूसरी कॉइल को मूव करा रहे थे, थर्ड वाला जिसमें हमने सिर्फ एक की को रख दिया था, ठीक है, और कोई भी चीज मूव नहीं कर रही थी। जो ये बात प्रूव करती है कि सिर्फ रिलेटिव मोशन ही हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसके अलावा भी करंट इंड्यूस करवा सकते हैं कॉइल में, ठीक है। आर वी क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये न्यू टॉपिक है। ध्यान से समझना कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। Faraday's great insight lay in discovering a simple mathematical relation to explain the series of experiment he carried out on electromagnetic induction. तो अब ये जो भी फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे और उनका जो कंक्लूजन था, अब हम क्या करते हैं उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि हमारे पास अगर एक क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो होता यही है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं एक सरफेस से, वही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। However, before we state and appreciate his laws, we must get familiar with the notion of magnetic flux phi b. So, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाई ई से डिनोट किया था बेटा, फाई ई को लिखा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब बेसिकली जो फ्लक्स होता है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिक है तो यहाँ ई आ जाता है, यहाँ मैग्नेटिक है तो वो बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux is defined in the same way as electric flux is defined in chapter 1. Magnetic flux through a plane of area A placed in a uniform magnetic field B. यहाँ पे फिगर देखो आप, ये एक फिगर है। सी, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रेड से आपको दिखाई हुई है एरो से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी वेक्टर, ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने एक एरिया रख दिया, एक प्लेन रख दिया ऐसे करके, ओके। तो अब ये जो प्लेन है ना, मानो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे थोड़ा टिल्टेड रखा हुआ है, तो इसका जो नॉर्मल होगा, किसी भी शेप का अगर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना होता है तो हम बस क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक वेक्टर निकाल देते हैं, उसको हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं उस सरफेस का। तो अगर मानो कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे करके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये प्लेन बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे आता, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, राइट। तो इसका जो एरिया वेक्टर होता, एरिया वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर वो इस डायरेक्शन में आता, या अगर कैप से डिनोट कर दो इसको, तो कैप से करते हैं, राइट। बट हमने क्या किया, इसको थोड़ा टिल्टेड वे में रख दिया सच दैट कि जो एरिया वेक्टर है ना, ये इसका नॉर्मल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हमने, ऑल राइट। सो यहाँ पे यही दिखा रखा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी, वो सिंपल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब दोनों बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे तो कौन सा एंगल आता है बीच में, कॉस थीटा, राइट। तो इसको एक्सपैंड करेंगे, सो बी ए कॉस थीटा, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। जो थीटा एंगल होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर ना आके ना, नॉर्मल ए वेक्टर का जो नॉर्मल होता है उसके बीच का एंगल होता है ये थीटा। The notion of area as a vector has been discussed earlier in chapter 1. Equation 6.1, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, can be extended to curved surfaces and non-uniform fields. हम हर टाइप की शेप के लिए हम बस क्लोज होना चाहिए, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
If the magnetic field has different magnitudes and direction at the various part of surface, then the magnetic flux through the surface will be given by. अच्छा, अभी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, राइट, बट अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही है, एक कोई भी ऐसी रैंडम फिगर है, ओके, यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड B1 पास हो रही है, यहाँ से B2, यहाँ से B3, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही है डिफरेंट सरफेस के लिए या डिफरेंट सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं DA1, उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, दोनों का फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। दूसरा एरिया लेते हैं DA2, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं B2, उसका फ्लक्स निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के हम ऐड कर देते हैं और वो टोटल शेप का मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। बेसिकली एक टाइप से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, समीशन ऑल, ऑल का मतलब है सारे के सारे एरिया एलिमेंट्स जो हैं BI डॉट DAI, ऑलराइट। So where all stand for summation over all area elements comprising the surface and B is the magnetic field at the area element DAI1. Okay, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, वेबर होती है, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो SI यूनिट दो है यहाँ पे, पहली है वेबर, वेबर ही यूज करते हैं जनरली, बट वेबर की एक्सपेंशन क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। B डॉट ए है ना, तो B की यूनिट टेस्ला होती है और A की मीटर स्क्वायर होती है, तो वहां से आई। सो मैग्नेट और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपको याद रखना है। एक तो SI यूनिट होती है वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। तो आपको समझ आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर एक पर्टिकुलर एरिया में से, उसका फॉर्मूला देख लिया हमने, 5E इज इक्वल टू B डॉट DA, ठीक है। अब जो ये लॉज आते हैं फैराडे के, इसको कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, वो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हमने 3 पढ़े थे अभी पीछे फैराडे के, Faraday arrived at a conclusion that an EMF is induced in a coil when magnetic flux through the coil changes with time. तो फैराडे के कंक्लूजन बेसिकली क्या थे, उसके कंक्लूजन ना ये है कि अगर मानो एक कॉइल है हमारे पास, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक कॉइल है, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं इस कॉइल में से, अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास हो रही है उसी को ही तो चेंज करेंगे ना हम। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है उसको चेंज करना। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है इस कॉइल में से। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर कॉइल में से, तो वहां पे क्या क्या चीजें इंड्यूस होती हैं, एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, एंड ईएमएफ के साथ साथ एक करंट भी क्या होता है उस कॉइल में इंड्यूस हो जाता है। तो फैराडे का लॉ यही कहता है, आप प्लीज इसको लर्न करो, कि जब भी एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही होती है तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और साथ साथ एक करंट भी इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे ना उनसे यही पता चलता है। द मोशन ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल C1 इन एक्सपेरिमेंट 6.1, हम जब एक्सपेरिमेंट 6.1 पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि जो मैग्नेट है वही कॉइल के पास जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, ठीक है, and moving a current carrying coil C2 towards or away from coil C1 in experiment 6.2 में हमने coil को move कराया था। Change the magnetic flux associated with the coil, तब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स वाली टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, तो हमने यही बोला था कि उस कॉइल में से C1 कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। बट अब आपको समझ आया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या है, कि वहां से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉइल C1 में से।
सो द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूसेस ईएमएफ, एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है कॉइल C1 में. इट वाज दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन कॉइल C1 एंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो इसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है. साफ सीधी बात है. A plausible explanation for the observation of experiment 6.3 is as follows. अच्छा, 6.3 एक्सपेरिमेंट में तो हमने कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, है ना. वहां पे तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं था. वहां पे तो क्या था, वहां पे की को टैप कर रहे थे हम, है ना. तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है यहाँ पे. व्हेन द टैपिंग की के इज प्रेस, जब हमने की के को प्रेस किया हल्का सा, ठीक है, एक मोमेंट के लिए प्रेस किया, सो द करंट इन द कॉइल C2, तो जो C2 कॉइल में करंट था, राइजेस फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू इन अ शॉर्ट टाइम. ऑब्वियसली जो हमारी कॉइल C2 थी उसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा जैसे ही हमने की को बंद किया. तो बहुत शॉर्ट टाइम में वो करंट 0 से एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा. 0 से एक मान लो आई मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाएगा करंट उस कॉइल में. कॉन्सिक्वेंटली द मैग्नेटिक, अच्छा ये वाला, ये डायग्राम है उस वाले का जो हमने, जिसमें फाई का फॉर्मूला लिखा था, समेशन, है ना, ऑल BI डॉट BAI, ये उसका डायग्राम है. आपकी बुक्स में बना होगा तो देख लेना प्लीज. ऑल राइट. सो यहाँ पे क्या था, कॉन्सिक्वेंटली द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द नेबरिंग कॉइल C1 ऑल्सो इंक्रीजेस. जैसे ही हमने कॉइल 2 में जो की थी उसको बंद किया, तो C2 वाली कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होने लग गया, जिसकी वजह से जो फ्लक्स था वो फर्स्ट कॉइल में चेंज होने लग जाएगा. ठीक है. इट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल C1 दैट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल C1, और उसी फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से कॉइल C1 में एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई है. ठीक है. When the key is held press, बट आपको याद है मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा था कि जब की को बहुत देर तक प्रेस कर दोगे तो वहां पे करंट जो है फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. तो क्यों नहीं करेगा. When the key is held press, जब की को बिल्कुल प्रेस करके रखो, करंट इन द कॉइल C2 इज कांस्टेंट. अब जो करंट है ना वो कांस्टेंट हो गया, मतलब बहुत देर तक वो फ्लो करे, तो उसने अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ली. Therefore, there is no change in magnetic flux, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही है. So through the coil C1 and current in the coil C1 drops to 0. तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रही है तो कॉइल में जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर अब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. सो व्हेन द की इज रिलीज, अब जैसे ही हमने की को रिलीज कर दिया, देखो की पहले प्रेस करी तो करंट इंड्यूस हो गया कॉइल C1 में. की को बहुत लंबे टाइम तक अगर हमने प्रेस रखा तो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया C1 में से. बट जैसे ही की को छोड़ दिया, है ना, हमने उसको क्या कर दिया, अनप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज रिलीज. तो करंट इन C2 एंड द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू 0 इन अ शॉर्ट टाइम. तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, आई मैक्स पहुंच गया था ना जब हमने की को लॉन्ग टाइम तक प्रेस करा था. जैसे ही की को रिलीज किया तो वो मैक्सिमम से अब 0 पे आएगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गया है. तो जब वो आई मैक्स से 0 पे आ रहा है तब भी क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, करंट चेंज हो रहा है ना, तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है फर्स्ट वाली कॉइल में, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, फिर से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करने लग गया, मतलब फर्स्ट वाली कॉइल में फिर से एक करंट इंड्यूस होने लग गया. ठीक है, गुड. And hence again induces an electric current in the coil C1. All right. So the common point in all these observations is that the time rate of change of magnetic flux through a circuit induces EMF in it. तो सब बातों का कंक्लूजन, उनका जो सार है वो ये है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज हो रहा होता है तो एक करंट इंड्यूस होता है. ठीक है, या ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है. सो फैराडे स्टेटेड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ. तो फैराडे ने अपने लॉज बना दिए, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये कहता है दैट, ध्यान से पढ़ना, अब ये है फैराडे का लॉ, जो मेन लॉ है, आपसे पूछा जाता है जो पेपर में. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है ना सर्किट में, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर हम फ्लक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें, मतलब उसका रेट निकालें,
तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो ईएमएफ इंड्यूस के इक्वल आ जाएगा थ्रू द सर्किट। सो मैथमेटिकली द इंड्यूस ईएमएफ, तो क्या बोला, देखो जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, फाई का क्या करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज, मतलब डी फाई बाई डी टी करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे एक माइनस साइन लगता है, माइनस साइन क्या करता है अभी बताते हैं आपको। तो ये हमारा बेसिकली ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो इसी पे ही आएगा, दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो आपको उसी से ही अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ई एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप। ये नेगेटिव साइन बेसिकली किसकी डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आई इन द सर्किट। दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन। एक लॉ आएगा लेंजेस लॉ, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि ये नेगेटिव साइन किस वजह से आता है, लेंजेस लॉ की वजह से। इन द केस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ n टर्न्स, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है, उस कॉइल में, तो यहाँ पे बस फ्लक्स हर टर्न की वजह से आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर सिंगल टर्न है उस कॉइल में तो ये एक्सप्रेशन है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक। So the induced EMF can be increased by increasing the number of turns of a closed coil. तो क्योंकि EMF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के, तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए तो हमारी EMF भी इंक्रीज हो जाएगी। From equation 6.1 and 6.2, we see that the flux can be varied by changing one or more terms B, A and cos theta. अच्छा, हमारा जो फ्लक्स था phi B, उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, B वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो कि था बी ए कॉस थीटा, राइट। तो बी चेंज करो, है ना, या ए चेंज करो या फिर थीटा चेंज करो, ये तीनों चीजें चेंज करने पे हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होता है, चेंज हो सकता है। तो सिर्फ एक चीज नहीं है हमारी, हम तीनों चीजें चेंज करके अपना फ्लक्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। The flux can also be altered by changing the shape of the coil. Shape change कर रहे हैं, उसका एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, in a magnetic field, or rotating a coil in a magnetic field such that the angle theta between B and A changes. तो थीटा को चेंज करके भी हमारा क्या होता है, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। In these cases too an EMF is induced in the respective coils. हमें बेसिकली फ्लक्स चेंज चाहिए, वो चाहे B चेंज करके आए, A चेंज करके आए या थीटा चेंज करके आए, डजंट मैटर, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लॉ इज लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलराइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन तो आप मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से समझना है क्या चीज है, बहुत इजी है बट थोड़ा सा ना ट्विस्टिंग लैंग्वेज में, बस और कुछ नहीं है। सो इन 1834 अ जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच फ्रेडरिच लेंज deduced a rule known as Lenz's law, which gives the polarity of the induced EMF in a clear and concise fashion. The statement of the law is, तो सबसे पहली बात जो अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा EMF का फॉर्मूला, तो EMF के फॉर्मूला में E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये तो फैराडे लॉ कहता है, ठीक है। बट आपने नोटिस किया यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है पोलैरिटी, ठीक है। ये पोलैरिटी बताता है किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। जो कि नेगेटिव साइन क्यों आया, कैसे आया, ये लेंजेस लॉ बताता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ना है कि क्या होता है ये। The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes बहुत ही important word है, the change in magnetic flux that produces it. नहीं आया समझ में, मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, EMF होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो एक कॉइल है, ठीक है। कॉइल में अगर मानो कि ये एक मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसके पास आ रहा है अभी v वेलोसिटी से, तो इसमें क्या फिनोमिना हो रहा है, ये फिनोमिना हो रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, सच दैट एक ईएमएफ क्या हो रही है, जनरेट हो रही है या फिर इंड्यूस हो रही है। तो ये फॉर्मूला कहता है ना। नेगेटिव साइन में मतलब ये होता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस तरीके से इंड्यूस करेगी करंट को, ये ईएमएफ करंट को इंड्यूस कर रही है, ठीक है।
तो वो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना, वो उसको क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इसका मतलब अगर मानो अभी नॉर्थ पोल इधर जा रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, तो जो करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में वो इस तरीके से होगा कि वो इस इंक्रीज को अपोज करे, मतलब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना चाहे, डिक्रीज करना चाहे, जो इंक्रीज हो रही थी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब आप ये बात देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से ही तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इंड्यूस हो रहा था सर्किट में, कॉइल में, ठीक है। वो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा सच दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही थी वो उसको क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। बट एक और चीज भी है, अगर ये नॉर्थ पोल अभी तो यहाँ पे इधर जा रहा है, ठीक है, अगर मानो कि ये नॉर्थ पोल इधर जा रहा है अब, है ना, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगी, हो तो रही है चेंज, चेंज हो रही है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे वो डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो अब वो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा सर्किट में कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स अब डिक्रीज हो रही थी ना, तो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो अब उसको इंक्रीज करना चाहेगा। ऑलराइट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बस आप इस बात को याद रखो कि जो भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस होती है सर्किट में, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चाहती है। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो उसको डिक्रीज करना चाहेगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना था, वो उस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो उसको इंक्रीज करना चाहेगी, मतलब उसके चेंज को अपोज करती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसको नेगेटिव साइन आएगा कि वो डिक्रीज करना चाहेगी। अगर फ्लक्स जो हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स, वो डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करना चाहेगा उसको। ऑलराइट, तो यही पोलैरिटी का मतलब होता है और यही हमारा पूरा का पूरा लेंजेस लॉ कहता है। तो आप एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इस लॉ को, क्या पता आप समझ आ जाए। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इंड्यूस ईएमएफ का साइन इस तरीके से है सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, कि जो इंड्यूस ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करती है इस तरीके से प्रोड्यूस करती है, विच अपोजेस, जो कि क्या करता है, अपोज करता है द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसके चेंज को वो क्या करती है, अपोज करती है। समझ आ गई? आगे चलते हैं, एक दो बार रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। So the negative sign shown in equation 6.3 represents this effect. We can understand Lenz's law by examining experiment 6.1. जो हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े ना, उनसे भी हम लेंजेस लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं और उससे भी हम समझ सकते हैं। जो तो इन फिगर 6.1, जो हमारा फर्स्ट वाला फिगर था ना, जिसमें हमारा जो कॉइल, जो बार मैग्नेट था वो मूव कर रहा था उसकी तरफ में, तो देखो वी सी दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द क्लोज कॉइल। ऐसा ही था, ये कॉइल थी और ये मैग्नेट था नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, और ये इसकी तरफ आ रहा था, राइट, फर्स्ट वाले में। एज द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, तो जैसे ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव कर रहा है तो क्या चीज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, राइट। हेंस द करंट is inducing in the coil such that direction it opposes the increase in the flux। तो अब वो इस तरीके से इंक्रीज करेगा कि वो फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करना चाहेगा। समझ आई बात? तो अभी तक हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा था फैराडे लॉ में, ठीक है, बट ये अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स, ये आपका लेंजेस लॉ कहता है। Alright, so this is possible only if the current in the coil is in a counterclockwise direction with respect to the observer situated on the side of the magnet। तो ये चीज तभी पॉसिबल है कि वो उसको रिपेल करेगा। कब पॉसिबल है? अगर इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे इंड्यूस हो जाए, क्योंकि जब कॉइल में करंट काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होता है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, जो कि तो ये पीछे जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हर चीज का एक रीजन होता है, आपको पता होना चाहिए। नोट दैट द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद दिस करंट हैज नॉर्थ पोलैरिटी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अप्रोचिंग। बोला था ना अभी मैंने,
ठीक है। Similarly, if the north pole of the magnet is being withdrawn from the coil, the magnetic flux to the coil will decrease. अब इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक कॉइल है हमारे पास और यहाँ पे मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर ये इस तरफ पीछे जा रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो अब इस पे कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे साउथ पोलैरिटी आनी चाहिए, सच दैट ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करके उसका मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहे। तो ये होता है लेंज लॉ, ठीक है। मतलब ये लॉ ऐसा होता है कि आपको समझ तो आ जाएगा, बट आपको अगर किसी को समझाना हो ना कि ये लॉ क्या है, तो दैट इज वेरी टफ। So to counter this decrease in the magnetic flux, the induced current in the coil flows in the flows in the clockwise direction, and its south pole faces the receding north pole of the bar magnet. ठीक है, तो उसके फेस पे क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा एंड वहां पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. दिस would result in an attractive force which opposes the motion of the magnet and the corresponding decrease in flux. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा Lenz's law कहता है यही. Now, what will happen if an open circuit is used in the place of a closed loop in the above example? अब अगर हमने अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है ना, वो हमने क्लोज्ड लूप के लिए किया है, तो क्या हो अगर क्लोज्ड लूप की जगह हम एक ओपन सर्किट रख दे वहां पे, मतलब एक ओपन लूप रख दे, तो क्या होगा, इन दैट केस टू एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द ओपन एंड्स ऑफ द सर्किट. उस केस में भी जो हमारा ओपन कॉइल होगा, कॉइल नहीं ओपन जो भी हमारा सर्किट होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है, दोनों एंड्स के बीच में. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड यूजिंग लेंज़ेस लॉ. तो लेंज़ेस लॉ से ही हम उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. सो कंसिडर फिगर्स 6.6 ए एंड बी. यहाँ पे फिगर होगी 6.6 ए और बी. ये देखो 6.6 ए और 6.6 बी फिगर है. क्या कहना चाहता है पहले ही देख लेते हैं. They provide an easier way to understand the direction of the induced currents. Note that the direction shown by N and S indicate the induced current. Okay, ये डायरेक्शन N और S नहीं है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. A little reflection on this matter should convince us on the correctness of the Lenz's law. Suppose that the induced current was in the direction opposite to the one depicted in figure 6.6a. अब हम यहाँ पे ना कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लेंज़ेस लॉ प्रूव करता है इस चीज को. तो मानो कि जो यहाँ पे आपको फिगर दी है 6.6, देखो अभी आपको क्या बोला था कि जब नॉर्थ पोल उसकी तरफ जा रहा है किसी भी कॉइल की तरफ, तो उसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाता है, ठीक है. तो ये नॉर्थ है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी जो इसको क्या करना चाहेगी, रिपेल करना चाहेगी. और दूसरी फिगर देखो, इस फिगर में क्या बोला है कि ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, ये एरो यही बता रही है कि इससे दूर जा रहा है, राइट. तो ये जो हमारा कॉइल है इस पे क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो गया और यहाँ पे एक साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. अब वो ये बोल रहा है कि मानो कि ऐसा करंट नहीं हो रहा, मान लेते हैं कि जब हमारा नॉर्थ पोल इधर जा रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, कॉइल में ऐसे करना करके बल्कि ये क्या कहते हैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लग गया, एंटी क्लॉकवाइज ना करके, तो यहाँ पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. अब क्या होगा, यहाँ पे ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो क्या होगा अब, in that case the south pole due to the induced current will face the approaching north pole of the magnet, जो कि मैंने आपको बताया कि अब उस फेस पे क्या हो जाएगी, साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है. The bar magnet will then be attracted towards the coil at ever increasing acceleration. तो obviously जो ये साउथ पोल पोलैरिटी डेवलप हुई है उसके फेस पे, वो इस नॉर्थ पोल को और ज्यादा क्या करेगी, और तेजी से अट्रैक्ट करेगी, है ना. तो नॉर्थ पोल उसकी तरफ और तेजी से जाएगा और स्पीड से और एक्सेलरेशन से जाएगा. A gentle push on the magnet will initiate the process and its velocity and kinetic energy will continuously increase without expending any energy. तो अब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी उसकी बार मैग्नेट की. If this can happen, one could construct a perpetual motion machine by a suitable arrangement. This violates the law of conservation of energy and hence cannot happen. इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा था कि मैग्नेट जब इसकी तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एक
नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये इसको रिपेल करना चाह रहा था, ठीक है। तो ये लेंजेस लॉ कहता है। बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हम ये सोच लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे जब ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी ना डेवलप होगी, साउथ पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो अब क्या होगा, अब ये साउथ इस नॉर्थ को और तेजी से अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये नॉर्थ और फास्ट एक्सेलरेशन से जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा इंक्रीज ही होती रहेगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमेशा कैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे इसीलिए ही लेंजेस लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ कि असलियत में ऐसा नहीं होता, ठीक है, असली में ऐसा नहीं होता। असली में ये सिनेरियो होता है जिसको लेंजेस लॉ ने डिफाइन किया कि भाई ऐसा नहीं होता, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो जो करंट इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करना चाहेगा, अगर वो अपोज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो इनफिनाइट पहुंच जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नाउ कंसीडर द करेक्ट केस एज शोन इन फिगर। अब करेक्ट केस कंसीडर करते हैं जो सच में होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन द बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। अब जो इंड्यूस करंट हुआ था, मतलब साउथ पोलैरिटी की नॉर्थ पोलैरिटी की वजह से नॉर्थ पोल उसको रिपेल कर रहा है ना। देयरफॉर अ पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द मैग्नेट। Where does the energy spent by the person go? This energy is dissipated in joules heating produced by the induced current. तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो भी क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट जो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर बहुत देर तक सर्किट में क्या होगा, करंट होगा, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, तो वहां पे ये सारी की सारी एनर्जी जा रही है हमारी। ओके, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करता है हमारा लेंजेस लॉ, ठीक है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। मोशनल ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसमें क्या कहता है, देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये जो हमारा पीक्यू है ना, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। और ये मूव किस में कर रहा है, मोशनल। मोशनल का मतलब है कि अब जो हमारा कंडक्टर है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, तो उसमें कितनी ईएमएफ कैसे जनरेट होती है वो हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिख रहा है क्रॉस क्रॉस साइन। क्रॉस साइन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और हमने इस कंडक्टर को किसी वेलोसिटी v से मूव करवा दिया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये अभी तक यहाँ पे बोला है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। फिगर 6.10 जो ये वाली फिगर है, shows a rectangular conductor PQRS in which the conductor PQ is free to move। यहाँ पे देखो ये पूरा ही कंडक्टर है PQRS, बट जो ये PQ वाला पोर्शन है ना, सिर्फ यही मूव कर सकता है आगे और पीछे। The rod PQ is moved towards the left with a constant velocity v vector as shown in the figure। तो ये हमारे पास जो PQ कंडक्टर है ऐसा है, ठीक है। अब इसको इधर मूव करा रहे हैं with a velocity v। Assume that there is no loss of energy due to friction। तो हमें ये चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। assumption क्या है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है पूरे इसके मूवमेंट में। अंडरस्टूड। PQRS forms a closed circuit enclosing an area that changes as PQ moves। अब आप एक बात सुनो, जैसे ये हमारे पास अभी एक रेक्टेंगल बन गया PQRS, ठीक है। तो अभी इसका कुछ एरिया होगा, राइट। बट अब मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि PQ तो है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो अब ये PQ यहाँ पे आ गया मानो, तो अब ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया PQRS, है ना। तो एरिया चेंज हो गया। तो टाइम के साथ साथ क्या वो बोल रहा है यहाँ पे कि एरिया जो है वो चेंज हो रहा है ना। PQRS फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट। PQRS एक क्लोज सर्किट तो बना रहा है रेक्टेंगल की फॉर्म में, एनक्लोजिंग एन एरिया दैट चेंजेस एज PQ मूव्स। तो जैसे जैसे PQ मूव कर रहा है तो इसका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, हमको दिख पा रहा है इस फिगर में। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है हमने, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गोइंग इनटू द पेज। अब आप देखो ये जो हमारा PQRS है ये तो ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई ना इसके, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सिस्टम। इसका प्लेन ये है,
मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है तो परपेंडिकुलर ही तो हो गई। इफ द लेंथ आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, अब मानो ये जो लेंथ है आर क्यू, ये वाली लेंथ, ये एक्स है, ठीक है, एंड आर एस इज इक्वल टू एल, जो ये आर एस है ये एल है, मतलब लेंथ एक्स हो गई, ब्रेड्थ कितनी हो गई, एल हो गई, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स 5v एनक्लोज्ड बाय द लूप पी क्यू आर एस विल बी, अगर इसकी अभी इनिशियल पोजीशन ये है जैसा इस फिगर में दिखा रखा है, ठीक है, कि लेंथ एल एक्स है, ब्रेड्थ एल है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, और बी और ए आएगा, ठीक है, और साथ में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, राइट। ये जो थीटा होता है ये किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल के बीच में, तो एरिया, तो ये है हमारा, ये एरिया है, ठीक है, और इसका नॉर्मल ऐसे ही होगा, बाहर निकाल लो या तो, ठीक है। तो जो नॉर्मल होगा और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। अगर मैंने मान लो, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लो ये जो है हमारा एरिया है, ठीक है, ये वाला, अब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो या तो ऐसे बाहर की तरफ इस तरफ जाएगा, या फिर अगर इस तरफ से देख रहे हो तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी इसी डायरेक्शन में, राइट। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए आ गया। ए मतलब एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स इंटू एल, तो यहाँ पे वही लिख रखा है फाई, और ये एल एक्स क्या बन गया, हमारा एरिया बन गया। समझ आ गई इतनी बात। नाउ सिंस x इज चेंजिंग विद टाइम, अब जो x है वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, ये वाला x, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है बट ये p क्यों इधर मूव कर रहा है, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज करेगा ऑब्वियसली, अगर x चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो फ्लक्स भी चेंज करेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ईएमएफ निकालने के लिए तो हमें यही करना पड़ता है ना, कि फ्लक्स का क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव लेते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी एज इट इज, फाई की वैल्यू पुट कर दो बी एल एक्स, डन। यहाँ पे बी भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो बचा क्या, डी एक्स अपॉन डी टी, और dx अपॉन dt क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगी dx अपॉन dt, ठीक है। तो हमारा जो ईएमएफ आ गई वो क्या आ गई, dlv, इसी को ही हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है जब एक कंडक्टिंग रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। समझ आई बात, ठीक है। तो ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, दिस इक्वेशन गिव्स ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द रॉड PQ and is identical to equation 6.5. We stress that our presentation is not wholly rigorous, but it does help to understand the basis of Faraday's law when the conductor is moving in a uniform and time independent magnetic field. तो फैराडे लॉ भी तो यही कहता है ना, कि जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ये जो हमने सेगमेंट में अभी डेरिवेशन करी ये भी इसी को ही क्या करती है, जस्टिफाई करती है फैराडे लॉ को। On the other hand, it is not obvious how an EMF is induced when a conductor is stationary and the magnetic field is changing. अच्छा, तो अभी हमने यही पढ़ा है कि इस वाले सेक्शन में कि जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, ठीक है। A fact which Faraday verified by numerous experiments. In case of a stationary conductor, the force on its charges is given by, अगर हमारे पास जो है कंडक्टर स्टेशनरी है, ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो ये जो इक्वेशन लिखी है याद आ रही है आपको, ये लॉरेंस फोर्स है ना। लॉरेंस फोर्स क्या होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रेजेंट होता है, तो ये वाली जो होती है फोर्स लगती है QE प्लस QV क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और QE किसकी वजह से फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो V 0 हो जाएगा, तो यहाँ से F किसके इक्वल आ जाएगा, QE के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस चीज के लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए थे। सिंस V इज इक्वल टू 0, thus any force on the charge must arise from the electric field E alone. Therefore, to explain the existence of induced EMF or induced current,
we must assume that a time varying magnetic field generates an electric field. ये बताना चाह रहा है कि हमने अभी वो वाला केस तो देखा कि जिसमें हमारा कंडक्टर मूव कर रहा था, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, स्टेशनरी थी, बट क्या उस केस में भी ईएमएफ डेवलप होगी जब हमारा कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी है, मतलब कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो क्या तब ईएमएफ जनरेट होगी? तो यस, तब भी ईएमएफ जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जो लॉरेंस फोर्स होती है वो ये कहती है, अब अगर v जीरो हो गया तो f किसके इक्वल हो गया, f qv के इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ अगर हमने ये बोला कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से F इज इक्वल टू क्यू ही आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही नहीं वहां पे जो अभी हमने पिछला सेक्शन देखा वहां पे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट वहां से आएगा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से F इज इक्वल टू क्यू ई वाला फॉर्मूला लग पा रहा है, ठीक है। वरना E भी जीरो हो जाता तो फोर्स तो जीरो हो जाता, क्योंकि V जीरो है। समझ रहे हो बात को आप? However, we hasten to add that electric fields produced by static electric charges have properties different from those produced by the time varying magnetic fields. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दो वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से और दूसरे क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो भी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इन चैप्टर 4 वी लर्न दैट चार्जेस इन मोशन कैन एक्सर्ट फोर्स टॉर्क ऑन अ स्टेशनरी मैग्नेट. Conversely, a bar magnet in motion, okay, can exert a force on the stationary charge. हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा? We learnt that charges in motion, मतलब जब मोशन में होते हैं चार्जेस जब मूव कर रहे होते हैं या फिर करंट जब प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट पे एक फोर्स या टॉर्क जो होता है वो एक्सर्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था टॉर्क का mb sin थीटा, राइट। कन्वर्सली अ बार मैग्नेट इन मोशन, जब हम एक बार मैग्नेट को मोशन में ला दें, मतलब अगर बार मैग्नेट मूव कर रहा है तो it also exerts a force on the stationary charge. This is the fundamental significance of the Faraday's discovery. Electricity and magnetism are related. तो इस डिस्कवरी की वजह से कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ, मतलब जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, मतलब जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से यही हमने मतलब कंक्लूड किया था। अब यहाँ पे फराडे ने ये कंक्लूड किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मतलब सीधी सी बात ये है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, मतलब एक कॉइल है हमारे पास, किसी भी शेप की कॉइल हो सकती है, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाय फ्लक्स चेंज। जब हमारी फ्लक्स फाई जो होती है वो चेंज होती है तो एक ईएमएफ जनरेट होती है, ईएमएफ जनरेट होती है, ठीक है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो यही बोला है कि जब फ्लक्स चेंज करता है तो एक करंट जनरेट होता है, डेवलप होता है एक कॉइल में, प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ और करंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा,
ठीक है, इस कॉइल में ही फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है एक कॉइल में, और दूसरी कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ या फिर करंट जो हो रहा है वो जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो दो केस पॉसिबल है ना। अब इसी चीज को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन और इस चीज को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। These two situations are described separately in the next two subsections. However, in both the cases, the flux through a coil is proportional to the current. दोनों केसेस में क्या होता है, जो भी फ्लक्स होती है ना, फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ठीक है। चाहे हम ये केस पढ़े चाहे हम वो केस पढ़े, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. फर्दर, इफ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल डज नॉट वेरी विद टाइम, देन अच्छा फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी. समझ गए. फॉर अ क्लोजली वूंड coil of n turns, the same magnetic flux is linked with all the turns. अगर हमारे पास अभी अगर एक कॉइल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं तो भी यही सेम केस होगा, फ्लक्स उसी के साथ ही क्या होगी, चेंज होगी. When the flux phi b through the coil changes, each turn contributes to the induced EMF. इसका मतलब ये है, देखो अगर एक कॉइल में मतलब एक ही टर्न है तो जो फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, ठीक है. बट अगर इसमें क्या कर दिया, n नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए इसके कॉइल के, तो क्या होगा, हर टर्न जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स में. मतलब अगर एक की वजह से फाइव है तो n की वजह से क्या होगा, n इंटू फाइव हो जाएगा. ऑलराइट, ध्यान रखना है आपको n जो है ना वो यहाँ नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे n लगाना है फ्लक्स के साथ, क्योंकि हर टर्न फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है. ऑलराइट, therefore a term called flux linkage is used which is equal to n phi b, जो मैंने आपको बताया, for a closely wound coil, and in such a case n phi b is directly proportional to I. ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके. The constant of proportionality in this relation is called inductance. अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम दो केस पढ़ेंगे, एक होगा सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, जो हमारा ये फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है. We shall see that the inductance depends only on the geometry of the coil and intrinsic material properties. तो ये जो इंडक्टेंस होती है ना, जो भी आएगी, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, कॉइल की ज्योमेट्री, की कॉइल की शेप कैसी है उस पर डिपेंड करती है, एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज, और उसको किस चीज से बना है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, जो मटेरियल से वो बना है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ठीक है. दिस एस्पेक्ट इज अकिन टू कैपेसिटेंस which for a parallel plate capacitor depends on the plate area and the plate separation and the dielectric constant K of the intervening medium. तो जैसे हमने सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, है ना, तो वैसे ही कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, वो एरिया पे डिपेंड करती है, और जो लेंथ होती है दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में उनके उस पर डिपेंड करती है. तो वैसे ही यहाँ पे इंडक्टेंस भी एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है. इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इंडक्टेंस जो होती है ना एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है. इट हैज द डायमेंशंस ऑफ, इसकी डायमेंशन क्या होती है इंडक्टेंस की, m1 l2 t minus 2 a minus 2. प्लीज इसको लिख लो एंड लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू में केस बेस्ड स्टडी में आपसे पूछ सकते हैं, तो लर्न कर लो इसको. गिवन बाय द डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ करंट. तो ऑब्वियसली अगर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना, तो फाई इज इक्वल टू इंडक्टेंस इंटू आई होगा. तो अब यहाँ से इंडक्टेंस जो होगा वो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंडक्टेंस विल बी फाई अपॉन आई, यही होगा, ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी. इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, हेनरी होती है, एंड इज डिनोटेड बाय एच. चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों की यूनिट हेनरी ही होती है और उसको एच से डिनोट करते हैं. और डायमेंशन भी दोनों की सेम ही होती है, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो.
It is named in honor of Joseph Henry who discovered electromagnetic induction in USA. तो यूएसए में जो जो थे जोसेफ हेनरी, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर करी थी, इसीलिए उनके नाम पे ही ये हेनरी यूनिट रख दी। इंडिपेंडेंटली ऑफ फराडे इन इंग्लैंड, तो फराडे जी ने इंग्लैंड में करी थी और हेनरी ने किस में करी थी, यूएसए में करी थी। ठीक है, आगे चलो। तो नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब अगर हमारे पास दो कॉइल्स है और एक कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट कैसे हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम वो सब देखने वाले हैं। ऑलराइट, कंसिडर फिगर 6.12। फिगर 6.12 देख लेते हैं कि क्या है। ये है हमारी फिगर 6.12। इसमें क्या है, which shows two long coaxial solenoids each of length L। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो सोलेनॉइड्स दिख रहे होंगे आपको आपकी फिगर में। एक ये अंदर वाला सोलेनॉइड है जिसका नाम इन्होंने S1 रखा है, ठीक है। एक ये बाहर वाला सोलेनॉइड है जिसका नाम इन्होंने S2 रखा है। समझ गए? फिगर देख लो एक बार। अंदर वाले सोलेनॉइड का नाम S1 है, बाहर वाले सोलेनॉइड का नाम S2 है। ठीक है, क्लियर। दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ जो है वो सेम है L यहाँ तक। ठीक है, कोएक्सियल का मतलब ये है, कोएक्सियल का मतलब कि दोनों की एक्सिस सेम है। जैसे ये एक्सिस है, ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ करी हुई है ना, ये एक्सिस है, दोनों की एक्सिस सेम है। ठीक है, पहले वाले का रेडियस है R1, ये वाला ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, दूसरे वाले का रेडियस ये होगा, जो क्या दे रखा है, R2 दे रखा है आपको। इतनी बात क्लियर है? फिगर तो बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको। अगर ये फिगर टफ लग रही है तो आप ये ऐसे करके भी बना सकते हो, नॉर्मल लाइक दिस, ऐसे फिगर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में ऐसी वाली फिगर तो बनेगी नहीं ना, तो आप ऐसे बना देना। ठीक है, तो ये वाला सोलेनॉइड हमारा S1 हो जाएगा और ये वाला सोलेनॉइड S2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की लेंथ आपको सेम रखनी है L। डन। आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी डिनोट द रेडियस ऑफ द इनर सोलेनॉइड S1 बाय R1। S1 का जो रेडियस है वो R1 है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बाय N1। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब होता है बेटा, अगर ये पूरी की पूरी लेंथ L है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, ये छोटी सी एक लेंथ होगी यूनिट लेंथ, उसमें कितने टर्न्स होंगे उसको बोला है N1। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल टर्न्स निकालने हैं, टोटल टर्न्स निकालने हैं कैपिटल N1, तो कितने हो जाएंगे, N1 इंटू L, यही हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो इन्होंने स्मॉल n1 की बात करी हुई है। द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज फॉर द आउटर सोलेनॉइड आर R2 एंड N2, मतलब जो सेकंड वाले सोलेनॉइड का रेडियस है वो R2 है एंड उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है। लेट N1 एंड N2 बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। मैं आपको बता दिया N1 क्या होगा, N1 इंटू L स्मॉल, और N2 कितना हो जाएगा, स्मॉल N2 इंटू L। ठीक है, क्योंकि N2 जो है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो अगर टोटल लेंथ में टर्न्स निकालने तो हमें L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। ठीक, व्हेन अ करंट I2 इज सेट अप थ्रू S2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये जो हमारा S2 मतलब जो बड़े वाला कॉइल है ना, उसके अंदर हम एक करंट सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे I2। ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको। When a current I2 is set up through S2, it is in turn sets up a magnetic flux through S1। जब हमारा सेकंड कॉइल में जो सेकंड सोलेनॉइड है उसमें करंट जो होगा वो चेंज करेगा, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट वाले जो है कॉइल में या फर्स्ट वाले सोलेनॉइड S1 में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी को ही तो हम म्यूचुअल इंडक्शन कह रहे हैं ना, कि पहले वाले में अगर करंट जनरेट हो रहा है तो दूसरे वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। लेट अस डिनोट इट बाय φ1। तो जो फ्लक्स फर्स्ट वाले में प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड वाले के करंट की वजह से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, φ1 बोल रहे हैं। ठीक है, द कोरिस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिंकेज विद सोलेनॉइड S1 इज, अब देखो फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। इतनी बात पता है हमें। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आएगा, और हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, जिसको हम M से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, I। ठीक है, अब आपको 1 और 2 कहाँ पे लगाना है, देखो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है,
बट वो कौन से करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कौन से सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड वाले में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन लिखा है, इंडक्टेंस लिखा है, वो क्या लिखा है, M12। M12 का मतलब क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड की वजह से, इसलिए यहाँ पे M12 आया। तो ये वाली टर्म्स लिखी हुई है। और क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे n1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर टर्न जो है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से ये वाली टर्म आई है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आया। Okay, so M12 is called the mutual inductance of the solenoid S1 with respect to the solenoid S2. ठीक है, it is also referred to as the coefficient of mutual induction. तो या तो mutual inductance बोल लो या फिर coefficient of mutual induction बोल लो, सेम ही बात है। For these simple coaxial solenoids, it is possible to calculate M12. अब हमें यहाँ पे M12 कैलकुलेट करना है। The magnetic field due to current I2 in S2 is mu naught N2 I2. बेटा सोलेनॉइड जो होता है ना, सोलेनॉइड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में डिराइव कराया। अब यहाँ पे जब करंट जो हो रहा है वो टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी होती है, कौन से वाले सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सेकंड वाले में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, कौन किसका नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, सेकंड का, और कौन से करंट की वजह से हो रही है, सेकंड की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने B2 की वैल्यू क्या रखी है, म्यू नॉट N2 I2। ठीक है, द रिजल्टिंग फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल S1 इज, ऑलराइट, कॉइल लिंक के फ्लक्स लिंकेज का मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू B इंटू A, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स कौन सी कॉइल में कैलकुलेट करना है हमें, फर्स्ट वाली कॉइल में। किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स हो रहा है, सेकंड वाले की वजह से। और पर कौन से वाले में हो रहा है, फर्स्ट में, तो एरिया किसका आएगा, फर्स्ट वाले का। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स N1 है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स में, तो N1 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इज इक्वल टू B2, यहाँ पे B2 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट N2 I2। ठीक है, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का रेडियस क्या है, R1 है, तो सर्कल का एरिया आएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, इतनी टर्म क्लियर है आपको यहाँ पे, पाई R1 स्क्वायर और म्यू नॉट N2 I2। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो लिखने पड़ेंगे ना, N1 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, N1 इंटू एल, यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताई भी थी, ये रही। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 इंटू एल, स्मॉल n1 इंटू एल, क्योंकि स्मॉल n1 जो है ना वो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करो, कुछ भी मत करो, सब कुछ अरेंज कर दो टर्म्स, तो म्यू नॉट, ठीक है, N1 N2 I2 पाई R1 स्क्वायर और क्या आ जाएगा L, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर N1L इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड S1, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अब सी, अब हम कंपेयर करते हैं इस वाले फॉर्मूला के साथ कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है N1 phi1 इज इक्वल टू M12 I2। अभी ऊपर फ्लक्स का फॉर्मूला यही निकाला था, तो देखो यहाँ पे हमारे पास I2 है, यहाँ I2 है। ठीक है, तो जो बाकी सारी चीज बची वो क्या होगी, M12 होगी यहाँ पे इसी फॉर्मूला में। तो जो बाकी सारी चीज बची है वो हमारी क्या होगी, M12, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये क्या हो गया हमारा M12। ठीक, आई होप दैट्स क्लियर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आ जाएगा समझ, अगर एक दो बार आप अच्छे से रीड करोगे उसको तो। ऑल राइट, अब इसके बाद क्या है, note that we neglected the edge effects and considered the magnetic field mu naught N2 I2 to be uniform throughout the length। हमने जो ये magnetic field है ना, ये throughout the length mu naught Ni ही consider करी है, and the width of the solenoid S2। This is a good approximation keeping in mind that the solenoid is long, implying that L is greater than R2।
वी नाउ कंसिडर द रिवर्स केस। अब हम क्या करते हैं, सेम चीज करी है इन्होंने, बट अब क्या कर दिया, पहले कौन से वाले कॉइल में जो है करंट पास कर रहा था, सेकंड वाले में, जिसकी वजह से फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था 5, जिसकी वैल्यू निकाली, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट हमने निकाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम फर्स्ट कॉइल मतलब जो हमारा S1 सोलेनॉइड था उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट आएगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी। तो सेम वही चीज कर रखी है, बिल्कुल पुराने स्टेप्स ही जो है पिछले वाले में जो मैंने आपको कराए थे, बस यहाँ पे 1 एंड 2 में चेंज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट फर्स्ट में आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से फाई 2 मतलब सेकंड वाले कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 कैसे हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है, तो सारी चीज सेम है लास्ट में, और जो फॉर्मूला आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा, इसीलिए इन्होंने लिखा है M12 इज इक्वल टू M21। समझ आई बात? ठीक है, तो आपको अगर डेरिवेशन करने के लिए आएगी तो आप कोई भी एक डेरिवेशन कर देना, मतलब दोनों का कॉइल में करंट फ्लो करके फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो सेम आता है, तो आप एक की डेरिवेशन करके आप सिमिलरली लिख देना तो सेम ही बात होगी। ठीक है, we have demonstrated this equality for long coaxial solenoids. However, the relation is far more general. Note that if the inner solenoid was much shorter than the outer solenoid, then we would still have calculated the flux linkage N151 because the inner solenoid is effectively immersed in a uniform magnetic field due to the outer solenoid. In this case, the calculation of M12 would be easy. तो ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो सोलिनॉइड है, अंदर वाला जो सोलिनॉइड था वो ऑलरेडी स्मॉलर है, जो बाहर वाला सोलिनॉइड है S2, तो अगर ये और ज्यादा स्मॉल हो गया हमारा S1, तो भी हम सेम तरीके से ही क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। However, it would be extremely difficult to calculate the flux linkage with the outer solenoid as the magnetic field due to inner solenoid would vary across the length. ये सब आपको नहीं देखना है, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला पैराग्राफ, छोड़ भी सकते हो। We explained the above example with air as the medium within the solenoids. Instead, if a medium of relative permeability mu r had been present, the mutual inductance would be। अच्छा, अभी जो हमने सोलिनॉइड देखा ना, ये सोलिनॉइड देखे हमने, दो सोलिनॉइड थे, यहाँ पे दोनों के बीच में एयर है ना, जो अंदर का मीडियम है वो एयर है। बट क्या करें, अगर हम यहाँ पे एक ऐसा जो है मटेरियल प्लेस कर दे जिसकी कुछ परमेबिलिटी हो, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा। बस इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, बस याद रखना है कि यहाँ म्यू आर और एडिशनल में आ जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन देयर सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये नहीं देखना, ठीक है। Now let us recollect the experiment 6.3 in section 6.2. In that experiment, EMF induced in coil C1 wherever there was any change in current through the coil C2. हमने अभी आपको मैंने फैराडे के एक्सपेरिमेंट कराए थे, तो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो भी ऐसे कुछ रिलेटेड था ना, कि जब कॉइल C2 में जो चेंज हो रहा था तो फर्स्ट वाले में EMF जनरेट हो रही थी। ठीक है, तो यही सब चीज उसी को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेट करके यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने। तो N151 इज इक्वल टू MI2 है ना, कि सेकंड वाले में करंट फ्लो कर रहा था तो फर्स्ट वाले में फ्लक्स जनरेट हो रही थी। अब क्या किया, दोनों को टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लिया, सो यहाँ पे डी बाई डी टी कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे N151 इज इक्वल टू, इधर क्या रहा तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ MI2। ठीक है, N1 जो है ये क्या बन गया हमारा, सिंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 क्या आई थी हमारी, माइनस डी N151 अपॉन डी टी, पिछले वाले में यही फॉर्मूला था, है ना। सो हमारा यहाँ पे ईएमएफ का एक और फॉर्मूला हो जाता है माइनस MdI2 अपॉन डी टी। अगर यहाँ से मैं m क्योंकि m तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, तो ये वाली चीज तो E है ईएमएफ, ये क्या बन गया माइनस डी और m बाहर I2 अपॉन डी टी। तो ईएमएफ का एक ये फॉर्मूला भी होता है जो न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है आपसे, कि आपको करंट दे देगा जो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएट करके आपको टाइम के साथ m से मल्टीप्लाई करके आपकी ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
It shows that the varying current in a coil can induce EMF in the neighboring coil. इसका मतलब यही है कि अगर हम एक coil में EMF मतलब current vary करते हैं तो दूसरी coil में EMF generate हो जाती है, ठीक है. The magnitude of the induced EMF depends on the rate of change of current and mutual inductance of the two coils. तो ये जो इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड है ये कि दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहली बात तो कि हमारा जो करंट है वो किस उससे चेंज हो रहा है, ठीक है. दूसरे कि उनके बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ठीक. नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस. तो अभी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा, इसमें हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं और एक में करंट चेंज होता है, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होती है. बट सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा कि एक ही कॉइल होगी, उसी के अंदर हमारा करंट चेंज होगा और उसी के अंदर ही क्या होगी हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. तो अब देखते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला और डेरिवेशन सब है. इन द प्रीवियस सबसेक्शन, पिछले वाले सेक्शन में, वी कंसिडर्ड द फ्लक्स इन वन सोलेनॉइड ड्यू टू द करंट इन द अदर, है ना. पिछले वाले में हमने यही किया था, हमने एक जो सोलेनॉइड था उसमें फ्लक्स निकाला था दूसरे वाले के करंट की वजह से. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाय मींस ऑफ वैरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल. मतलब अब हमारे पास एक ही कॉइल है, ठीक है, एक ही कॉइल है, सोलेनॉइड है हमारे पास, इसी में ही क्या हो रहा है, करंट जो हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसका जो फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसी में ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. इसी को ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. इन दिस केस द फ्लक्स लिंकेज थ्रू कॉइल of n turns is proportional to the current through the coil. अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला तो हमको याद ही रखना है कि जो फ्लक्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है. तो फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस कॉइल के अंदर, उस सोलेनॉइड में, तो जो हर टर्न फ्लक्स में क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n5b, है ना. ये हो जाएगा. अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, n5b इज इक्वल टू आता है हमारे पास एक कांस्टेंट li. यहाँ पे l को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं एल को. और इसकी भी यूनिट क्या होती है, हेनरी ही होती है. सो एल इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, बता दिया मैंने आपको. व्हेन द करंट इज वैरिड, जब करंट वैरी कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉइल में, उसी कॉइल में, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑल्सो चेंजेस. तो फ्लक्स भी चेंज होता है एंड एक ईएमएफ भी इंड्यूस होती है कॉइल में. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, हमें पता है अभी फैराडे लॉ से तो हमने ये देखा है कि जो ईएमएफ होती है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होती है. फैराडे लॉ यही कहता है, अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगी. अब n5b का फॉर्मूला अभी ऊपर क्या लिखा है, li, l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. सो ईएमएफ क्या हो गई, माइनस एल डी बाई डी टी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, i. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ईएमएफ का, ठीक है. Thus, the self-induced EMF always opposes any change of the current in the coil. It is possible to calculate the self-inductance for the circuits with simple geometries. Let us calculate self-inductance of a long solenoid of cross-sectional area A and length L, having n turns per unit length. तो हम यहाँ पे भी एक solenoid consider करते हैं, ठीक है. इस solenoid का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो A है, इसकी लेंथ L है और n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे स्मॉल n इंटू एल, ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड. अब ये हमारे पास जो सोलेनॉइड है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है. अगर मैंने इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, म्यू नॉट एन आई, यही प्रोड्यूस होती है, ठीक है. So the total flux linked with the solenoid is, तो total flux कितना होगा, देखो एक टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है बी ए, यही होता है. तो बी क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई, और ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया ए, राइट. नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करो तो n क्या हो जाएगा, एन एल हो जाएगा, जो यहाँ पे लिख रखा है. डन. तो n को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू नॉट एज इट इज n स्क्वायर बन गया, a एज इट इज
L और I, है ना, वेयर NL इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस, अब जो हमारा फॉर्मूला था N phi इज इक्वल टू Li, यहाँ से L हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इस टर्म में देखो, इस टर्म में हमारे पास I है यहाँ पे, तो जो बाकी बची हुई टर्म हो गई I है यहाँ पे, तो जो बाकी बची हुई टर्म हो गई वो क्या होगी L। तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस निकल के आया वो क्या आया, म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी सोलेनॉइड के बीच में एयर थी, अगर हम एक मटेरियल मीडियम रख देते हैं इसके बीच में जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है कुछ म्यू आर, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, बस म्यू आर से मल्टीप्लाई करना है आपको इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये हमारा सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे, क्योंकि उसमें एरिया वाली टर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, और परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है म्यू पे। ठीक है, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ as it opposes any change in the current in the circuit। तो सेल्फ इंड्यूस जो ईएमएफ होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ, जो लेंजेस लॉ की हेल्प से, मतलब जो लेंजेस लॉ जिस चीज को डिफाइन करता है कि वो जो चेंज इन करंट है उसको अपोज करती है, मतलब सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों लेंजेस लॉ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। सेल्फ इंडक्शन जो होता है या सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का रोल प्ले करते हैं। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, सो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन एस्टैब्लिशिंग द करंट। तो अगर वो उसको क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा उसके कॉज को, तो एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ से देखो, फॉर द करंट आई एट एन इंस्टेंट इन द सर्किट द रेट ऑफ वर्क इज गिवन बाय, यहाँ पे वर्क का रेट हमने कैसे दिया है, dw by dt इज इक्वल टू ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और आई। ओके, इस फॉर्मूला को आप याद कर लो। इफ वी इग्नोर द रेजिस्टिव लॉसेस and consider only the inductive effect, then using equation 6.14 we write dw by dt is equal to EMF का फॉर्मूला लिख दो आप यहाँ पे। EMF क्या होती है, EMF is equal to L di by dt, अभी निकाला था पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, सो dw अपॉन dt क्या हो जाएगी, L I था यहाँ पे और di by dt, तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो W इज इक्वल टू dw को इंटीग्रेट कर दो आप, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, dt से dt कैंसिल हो गया। सो 0 से लेकर I तक हमें जाना है, L I di, क्योंकि हम I पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो L बाहर आ जाएगा क्योंकि L कांस्टेंट है। सो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 0 से लेकर I, L बाहर आ गया, I di। ठीक है, तो आई डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा, आई स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला कितना आ गया, 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, और ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, ये वर्क हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन रिमाइंड्स अस ऑफ mv square by 2 for the mechanical kinetic energy of the particle of mass m and shows that L is analogous to m, that is electrical inertia and opposes growth and decay of the current in the circuit। तो मतलब इन्होंने ना मैकेनिक्स को इसके साथ रिलेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इन्होंने बोला जो L है सेल्फ इंडक्शन, वो इंडक्टेंस, वो इनर्शिया का काम करता है, जो कि यहाँ पे मैकेनिक्स में मास भी इनर्शिया का ही काम करता है। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों चीजों को रिलेट किया है, बट हमें इतना इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, so consider the general case of currents flowing simultaneously in two nearby coils। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, जनरल केस कंसीडर करते हैं ऑफ करंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाय कॉइल्स। हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, ऐसे करके, और दोनों कॉइल्स में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो the flux linked with one coil will be the sum of two fluxes which exist independently। इक्वेशन 6.7 would be modified into, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब हमारे पास दोनों कॉइल्स की वजह से जो है ना वो फ्लक्स आएगा। मतलब अगर मान लो मुझे एक कॉइल में फ्लक्स निकालनी है,
ठीक है। तो एक कॉइल में जो फ्लक्स होगी वो इसकी वजह, खुद की कॉइल की वजह से भी आएगी और वो दूसरी कॉइल की वजह से भी आएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा, φ1 हमें फर्स्ट कॉइल में अगर क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, और n1 टर्न्स हैं तो सारे के सारे टर्न्स फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जनरली हमारा फॉर्मूला क्या था, n phi इज इक्वल टू mi, ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इस कॉइल में हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा और इसकी वजह से भी जो फ्लक्स आएगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये M11 का मतलब है कि फर्स्ट वाले में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है फर्स्ट वाले करंट की वजह से, और यहाँ I1 आ गया, प्लस M12 का क्या मतलब है कि फर्स्ट वाले में कितना करंट जनरेट हो रहा है सेकंड वाले की वजह से और फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे I2 आ गया, ठीक है। तो दोनों का फ्लक्स ही हमें ऐड करके हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, E1, E क्या होता है माइनस d∅dt, मतलब EMF ये होती है, ओके। तो यहाँ पे क्या करो आप, इसको पुट कर दो यहाँ पे, E1 डिफरेंशिएट कर दो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो M11 तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है तो माइनस di/dt हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन है इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो M12 बाहर आ जाएगा, ओके, क्योंकि कांस्टेंट है। सो di2/dt हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ प्लस का माइनस बन जाएगा क्योंकि इस माइनस साइन की वजह से, ठीक है। So M11 is the self inductance and is written as L1 therefore, अच्छा, क्योंकि जो ये फर्स्ट कॉइल में जो हम EMF जनरेट हो रहा है वो फर्स्ट कॉइल के करंट की वजह से ही तो हो रहा है, तो इसीलिए इसको तो सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे ना। मतलब अगर मुझे इस कॉइल में फ्लक्स निकालना है तो वो इस कॉइल और इस कॉइल की वजह से आएगा, दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। पर इसका वाला तो सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाएगा और इसका वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाएगा। तो उन्होंने ये जो M11 टर्म है इसको क्या बोल दिया है, L1 बोल दिया है, क्योंकि वो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसीलिए बस उसको यहाँ पे L1 चेंज कर दिया, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है सारी की सारी चीज। वैसे तो ये वाली चीज इतनी नहीं पूछी जाती है, जो सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला है उसका कोफिशिएंट का वही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं। एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। एसी जनरेटर बेसिकली ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, है ना। आप यहाँ पे पहले इसका डायग्राम देखो, डायग्राम को समझो कि डायग्राम में क्या है। यहाँ पे हमारे पास ना एक कॉइल है, ओके। यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट्स रखे हैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। इस कॉइल की जो एक्सिस है ये एक्सिस है ना, जो इसको बीच में से क्रॉस कर रही है ये एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगी और ये एक्सिस ऐसे है, तो मतलब एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने और भी चीजें लगा रखी है, स्लिप रिंग्स लगा रखी हैं, ठीक है, कार्बन ब्रशेस, सबका अपना ही यूज है। तो यहाँ से इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ खास नहीं है इस वाले पोर्शन में। आप सीधा यहाँ आओ, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर बेसिकली होता क्या है, सो एसी जनरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिवाइस कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा एसी जनरेटर, ठीक है। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एसी जनरेटर आर शोन इन द फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल है हमारी, ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, मतलब जो ये कॉइल की एक्सिस है ये वाली, इस कॉइल की, ये कॉइल की एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है ये कॉइल की एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। द कॉइल is mechanically rotated in uniform magnetic field by some external means. The rotation of the coil causes the magnetic flux through its change, so an EMF is induced in the coil. The ends of the coil are connected to external circuit by means of slip rings and brushes. देखो हमें बेसिकली इस कॉइल में करना क्या है, ये ओके ध्यान से सुनना। हम मैग्नेटिक फ्लक्स को, अगर हमारे पास ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, तो हम इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम मैग्नेट को इसके पास ले आए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि हम इस कॉइल को मूव करा लें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अब जो ये पूरा का पूरा सेटअप है, यहाँ पे ये जो नॉर्थ और साउथ जो पोल्स हैं ये फिक्स्ड है, ठीक है।
ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कॉइल को मूव करते हैं सच दैट इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब फ्लक्स जो था, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, राइट। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है। ए मतलब एरिया, इस कॉइल का एरिया ये रेक्टेंगल शेप का है तो ये भी फिक्स है। थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। तो हम तीन तरीकों से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड वाला जो तरीका है, मतलब जो इनके मतलब इसको रोटेट करके हम जो थीटा है इन दोनों के बीच में वो चेंज करते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं सच दैट हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे एक ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस होती है उस पूरे के पूरे कॉइल में। तो हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड, जब कॉइल रोटेट हो रहा है ना विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हमारा थीटा है ना, उसकी वैल्यू ये है ओमेगा टी। सो ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको मैंने बताया था 5, फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा टी पुट कर दो तो फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारा बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करनी है तो ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला है। अगर एक ही टर्न है उसके अंदर, तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा जो ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा, माइनस एन डी बाई डी टी, फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट करो बी ए कॉज ओमेगा टी, राइट। बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो आप इसको डिफ्रेंसिएशन से। सो ई एम एफ ई विल बी माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉज ओमेगा टी, राइट। अब कॉज का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा और बाहर आ जाएगा। सो ई विल बी एन बी ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये वाली चीज जो है ये कांस्टेंट है, आप इसको ई नॉट लेट करो, ई नॉट लेट करो। सो ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो टोटली किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है ना। तो यहाँ से अगर मैं इंड्यूस करंट भी निकालना चाहूँ सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा करंट है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसी को ही हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। जो हम नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा जो 7th चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो इसी पे ही बेस्ड है, ये इस टर्म के साथ ही हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म इंट्रोड्यूस हो चुकी है इसमें, और आप नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये सब वही क्या हुआ है, इज इक्वल टू ई निकाला है, फिर इन्होंने बोल दिया है कि एन बी ए ओमेगा को ई नॉट ले लो, तो यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बस वही बोला है कि ये सारी चीज क्या कर रही है, वैरी कर रही है, और ओमेगा क्या है 2 पाई न्यू, मतलब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी था ना तो उसको 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो यहाँ पे जब ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज है, और बस यही बोला है कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ई की वो क्या होगी, प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट के बीच में ही वैरी करेगी, राइट, क्योंकि वो साइन का फंक्शन है। सो ये सब चीजें आपको यहाँ तक देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका ऑल्टरनेटिंग करंट जो एसी जनरेटर था वो वहीं तक ही था। उसके बाद ये ग्राफ, ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे देखो, ये साइन का कर्व है, क्योंकि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ था वो साइन का फंक्शन था। तो यहाँ पे ये भी क्या है, पूरा का पूरा साइन के फंक्शन से ही उसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपके कॉइल्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन दे रखी है, ओके। आपके मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल का एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल बता रखा है, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन हमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपसे इतना नहीं पूछते हैं, और आगे तो ये कुछ भी नहीं है, बस 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है और यूएसए में 60 हर्ट्ज होती है। तो इस जो हमारा एसी जनरेटर था वो वहीं तक था, आपको बस ईएमएफ लर्न करनी थी, उसका डायग्राम देखना था, और कैसे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करते हैं, उसका जो एंगल होता है उसको चेंज करके, और ईएमएफ इंड्यूस होती है। ऑलराइट, सो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई रियली होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द हम
और चैप्टर्स की वीडियो भी लेके आएंगे। सो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, है ना, और बहुत सारी टॉपिक्स और कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।